क्या आप मामूली सर्दी जुकाम या छोटे मोटे इन्फेक्शन में बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। द लैंसेट की ताज़ा स्टडी के मुताबिक 83% भारतीय मरीजों में सुपर बग पाया गया है, ऐसे बैक्टीरिया जिन पर आम एंटीबायोटिक्स का असर होता ही नहीं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये एक बड़ी महामारी बनता जा रहा है, यानी एक छोटा सा इन्फेक्शन भी आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है, यानी कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और विकराल रूप लेते जा रहे हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज मेरे साथ होंगे खास मेहमान, बताएंगे सुपर बग क्यों खतरनाक है और कई बड़े खतरों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। छोटी सी रिपोर्ट, लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। उन्नीस 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की, जिसने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। 1945 में ये खोज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन आज यही एंटीबायोटिक लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। वजह है इसका गलत इस्तेमाल। द लैंसेट में प्रकाशित ताज़ा स्टडी ने सुपर बग पर भारत को गंभीर चेतावनी दी है। स्टडी के मुताबिक भारतीय मरीजों में 83% तक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म यानी MDRO पाए गए हैं। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सुपर बग के नाम से जाना जाता है। 4 देशों में 1200 से ज्यादा मरीजों पर हुई इस मल्टी सेंटर स्टडी में पाया गया कि भारत में एक आम एंडोस्कोपिक प्रक्रिया यानी ERCP कराने वाले मरीजों में सुपर बग का खतरा सबसे ज्यादा मिला। दूसरे देशों की बात करें तो भारत में MDRO की दर 83%, इटली में 31.5%, अमेरिका में 20.1% और नीदरलैंड में 10.8% रही, यानी भारत इस मामले में सबसे आगे है। भारत में मिले रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में 70.2% ESBL प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जिन पर आम एंटीबायोटिक काम नहीं करती। वहीं 23.5% कार्बापेनम रेजिस्टेंस एंटेरोबैक्टीरियासी मिले, जिन पर आखिरी विकल्प वाली दवाएं भी असर नहीं करती। AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन और स्टडी के को-ऑथर डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी ने चेतावनी दी कि जब 80% से ज्यादा मरीज पहले से ही ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लिए हुए हों तो खतरा सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे समुदाय, वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी में फैल चुका है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, इसे भी जान लीजिए। एंटीबायोटिक का गलत और ज्यादा उपयोग, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा खरीदना, एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में छोड़ना, बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवा लेना। अब ये भी जान लीजिए कि सुपर बग क्यों खतरनाक है। इन पर दवाएं असर नहीं करती, मरीज की रिकवरी धीमी होती है, बीमारी से निपटना मुश्किल हो जाता है, इलाज का खर्च बहुत बढ़ जाता है, संक्रमण तेजी से फैलता है। डॉक्टर्स के मुताबिक नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मरीज 3 दिन में ठीक हो जाते हैं और खर्च लगभग 70,000 रुपए आता है। वहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी सुपर बग के मरीजों को 15 से ज्यादा दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। कई बार ICU में भी शिफ्ट करना पड़ता है, जिसका खर्च 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। भारत में हर साल लगभग 58,000 नवजात बच्चों की मौत रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से जुड़ी होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ना लें। सेल्फ मेडिकेशन और बची हुई दवाओं का उपयोग ना करें। वायरल बुखार, सर्दी, खांसी में एंटीबायोटिक ना मांगें। एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। टीकाकरण समय पर करवाएं। पशुओं को भी बिना वेटनरी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ना दें। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके जरिए आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से काफी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि सुपर बग वो बड़ा खतरा है जो हल्की इन्फेक्शन पर भी जानलेवा साबित हो सकता है। यही नहीं, कई बार आखिरी दवा का विकल्प भी काम नहीं करता। इसीलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय राय का, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जानी मानी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी
IHFW, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर राय, चर्चा की शुरुआत आपसे, और ये स्टडी इंटरनेशनल स्टडी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और सुपरबग क्राइसिस का ग्लोबल एपिसेंटर बता रही है भारत को। सर, अब तक तो हम चर्चा कर ही रहे थे पिछले 2-2.5 सालों से इस पे, लेकिन आंकड़े कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर बार नई स्टडी और उसमें नया आंकड़ा, और सबसे भयावह तस्वीर भारत की। सर, कितना खतरनाक है ये? हाँ दीपक जी, ये रियली एक सीरियस इशू है और कई बार हम लोग इस पे चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, तो रियली, और आज से नहीं, अगर आप देखें जितनी बार आज से अगर 20 साल पहले भी हम चर्चा करते थे, उस पर चर्चा 20 साल पहले भी की गई थी कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट कभी भी हमने बहुत ही इफेक्टिव उसकी कंट्रोल स्ट्रेटजी नहीं की। जितनी स्टडीज देखिए तो 90 के दशक में भी कुछ स्टडीज हुई हैं, 2000 में स्टडीज हुई हैं। सो बहुत सी स्टडी पब्लिश्ड है, हालांकि कितना जो है हम मिसयूज करते हैं, हमें उसका कारण जानना पड़ेगा। सबको पता है, अभी आपने अपने इसमें भी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि किस तरीके से जो है एंटीबायोटिक का जो है मिसयूज हो रहा है। नॉट ओनली एंटीबायोटिक, ऑलमोस्ट सारे एंटी माइक्रोबायल जितने हैं सबका ही मिसयूज होता है, चाहे वो एंटी फंगल हो, एंटीवायरल ड्रग्स हो, इनका जो है जिस तरीके से मिसयूज है, तो वह ये होना है। नॉट ओनली इन ह्यूमन, इवन इन एनिमल्स में भी हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। और हो सकता है एनिमल में, ह्यूमन में हमने बंद भी कर दिया, अगर मान लीजिए फ्यूचर में एनिमल में होता रहे तो वैसे ही बग क्रिएट होते रहेंगे, रेजिस्टेंट बग क्रिएट होते रहेंगे, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। यह कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम प्री एंटीबायोटिक एरा में पहुंच जाए। अगर 84% जो हम हार्बर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वह रेजिस्टेंस है आम ड्रग्स के, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर आप डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो 10 से 20% है। आल्दो कोई भी दुनिया की कोई कंट्री अछूती नहीं है इससे, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए, और सिर्फ अपनी ही कंट्री की मैं बात नहीं करता, अपने जो पड़ोसी कंट्री हैं उनमें भी बड़ी भयावह स्थिति है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेलगाम एंटीबायोटिक का यूज, चाहे वो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से कर लें, इवन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का भी। कुछ स्टडीज ऐसी हैं कि PSC टर्सरी लेवल, सेकेंडरी लेवल में भी ऑडिट प्रिस्क्रिप्शन किया गया है। उन्होंने उसमें भी पाया कि इवन इन प्राइमरी लेवल एंटीबायोटिक का यूज बहुत ही ज्यादा है। तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से ही ये नहीं है कि लोग अगर प्रिस्क्रिप्शन से न लें तो एंटीबायोटिक का मिसयूज रुक जाएगा। इवन जो प्रिस्क्राइब किया जाता है कॉमन वायरल इलनेसेस के लिए भी जो है, इवन डॉक्टर द्वारा भी प्रिस्क्राइब होता है कई बार, जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, जो कंप्लीटली जो है कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये सब बहुत से कारण हैं और इसके लिए एक बड़ा ही जो है कंप्रहेंसिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम रियली जिस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। एब्सोल्युटली सर। और सबसे खतरनाक बात क्या है, अब ठीक है देखिए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं। हम तो चले हैं विश्व गुरु बनने के लिए, बड़ी कंट्री, दुनिया की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने की चाहत रख रहे हैं, इसलिए कंपैरिजन भी इस स्टडी में प्रिसाइजली बड़ी कंट्री से, बड़ी मेरा इन द सेंस कि अच्छी अर्थव्यवस्थाओं से किया गया है। इटली, नीदरलैंड्स, USA। कमाल की बात यह है कि नीदरलैंड्स में CPE लगभग 0 है। CPE का मतलब हो गया कार्बापेनेम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स भी बेकार। तो नीदरलैंड्स में CPE लगभग 0 है और US में भी बहुत कम है। तो ये हमारी ही चिंता लगातार क्यों होती जा रही है? आत्मावलोकन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो डॉक्टर राय ने बहुत अच्छे से बताया, आज से नहीं बहुत वक्त से डॉक्टर राय इसका एडवोकेसी भी कर रहे हैं और जागरूकता भी फैला रहे हैं। डॉक्टर गर्ग मैम, आप भी इस मुहिम में हमारे साथ रही हैं मैम, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े, क्या ऐसा लग रहा है कि ये हमारी प्रायोरिटी में अभी एज अ हेल्थ इशू आया नहीं है मैम? अभी देखिए,
धन्यवाद एक तो दीपक डोभाल जी, मैं इस चर्चा को उठाने के लिए, क्योंकि ये वैसे भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक भी चल रहा है और आज भारत मंडपम में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, आज और कल 2 दिन, जो कि एड्रेस करिए वन हेल्थ को, यानी कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ की हम चर्चा करें। और जैसे कि डॉक्टर संजय ने बताया कि बेसिकली ये जो हम 1990 या उससे बात करें आगे से, हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की हम तब से चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी देश में ये प्रॉब्लम क्यों है और किस तरीके से लैक ऑफ रेगुलेशन जो है इसको अकाउंट कर रहा है। आज हम 146 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, जो कि 36 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है, और जहाँ पे विभिन्न प्रकार के, अगर हम कहें कि जो एंटीबायोटिक्स का यूज है, केवल अब हम कहें कि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी होता है, फार्मासिस्ट भी बिना उसके देता है। हमारे जो अन्य सिस्टम के डॉक्टर हैं, यानी कि हम आयुष प्रैक्टिशनर्स भी कहें, या फिर हमारे इलीगल जो प्रोवाइडर्स हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि अगर पेशेंट्स में अगर बात करें या आम जनता में हम बात करें, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो अगर डॉक्टर लिखता है उसके लिए केवल एंटी एलर्जिक मेडिसिन, या अगर फीवर है फीवर की, तो आमतौर से जनता में जागरूकता की इतनी कमी है क्योंकि तो बस 2 ही दवाइयों से हम ठीक हो जाएंगे, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जागरूकता के अभाव में, और हमारी देश की विभिन्नता के प्रकार, हम रूरल भी हैं, अर्बन भी हैं, ट्राइबल भी हैं, स्लम भी हैं, हमारी आबादी चारों तरफ फैली हुई है। और अगर हम देखें तो हमारे न्यूबॉर्न्स में भी अभी ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है करके कि न्यूबॉर्न्स में भी अगर हम देखें तो उनमें भी न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो है बहुत हाई है, बिकॉज हमारे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ हमारे जो दवाइयां हैं वो असर नहीं करती। तो ज़रूरत है कि इस पे एक जो पॉलिसी तो हमारी बनी हुई है, क्योंकि जब हम वन हेल्थ की भी बात कर रहे हैं उसमें टॉप मोस्ट मुद्दा हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और उस जो कि हमारे ह्यूमन से भी है, एनिमल से भी है, क्योंकि एनिमल की वैक्सीनेशन पे भी हम ध्यान नहीं देते। आज की ये मुहिम को देखते हुए हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हम एडल्ट्स की तरफ, यानी कि एडल्ट्स अगर फ्लू से सफर करते हैं, टाइफाइड से सफर करते हैं, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, जबकि हमारे पास भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो ये जरूरत है कि इवन अडल्ट्स को भी 50 साल से ऊपर के जो हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसको हमारे आम प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, जिसको कि हम लाइफ कोर्स अप्रोच और इम्यूनाइजेशन कहते हैं। मैम, क्या होना चाहिए, आप जिस ओर इशारा कर रही हैं मैम, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, और इस पर एक खास तवज्जो हम देंगे आगे कि अब एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। डॉक्टर मेहरोत्रा, क्विकली, रिस्क फैक्टर्स तो हैं जो मैम ने भी कहा, क्रोनिक लंग डिजीज हमारे यहाँ है, हार्ट फेलियर्स के केसेस, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बार बार हॉस्पिटल एडमिशन, ये सब ठीक है, बट स्टिल सर ये रिस्क फैक्टर इंडिया के इतने ऊंचे आंकड़ों को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि सिस्टमैटिक समस्याएं हैं हमारे देश में, तो ये कैसे दूर होंगी सर? और ये स्टडी ये भी बता रही है, जो पिछली बार डॉक्टर राय ने भी इस पर बड़े खास तवज्जो देकर कहा था, कि ये सिस्टम, ये जो प्रॉब्लम है, भारत को ये समझना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी लेवल पर सुपर बग्स फैल चुके हैं। मुझे याद है जब डॉक्टर राय ने इसको कहा था। अच्छा, डॉक्टर मेहरोत्रा हमारे साथ वापस जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब कम्युनिटी लेवल पर सुपर बग का स्प्रेड हो चुका हो, तो तब पॉलिसी लेवल का इंटरवेंशन किस स्तर का होना चाहिए ताकि हम आने वाले खतरे से पार पाएं। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डॉक्टर राय, जैसा हम चर्चा कर ही रहे थे कि जो आपने कहा भी था कि कम्युनिटी लेवल पर सुपर बग्स फैल चुके हैं, ऐसे में डिमांड अब ये की जा रही है कि एक इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट एंटीबायोटिक रेगुलेशन आए। क्या हम एक्सपेक्ट करें सर, या गवर्नमेंट की जो सोच है या आप लोगों के जो सुझाव हैं उस दिशा में जा रहे हैं सर कि एक कॉन्क्रीट रेगुलेशन की तरफ हम बढ़ें? अगर
सुझाव पे हम काम किए होते, अचानक ये प्रॉब्लम नहीं आई है, कोविड जैसी पैंडेमिक नहीं है कि अचानक आई है, हम क्या करें पता नहीं है। इतने सालों से, पिछले 30-40 सालों से, इवन इन दिस कंट्री भी हम इसको डिस्कस करते रहे हैं, स्टडीज करते रहे हैं, सबको बताते रहे हैं, लेकिन कोई कंक्रीट एक्शन नहीं हुआ। जैसा डॉक्टर सुनीला ने भी अभी बताया कि हर लेवल पे है, वह सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन लेता है, कोई भी प्रिस्क्राइब कर देता है, फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब कर देता है, कोई रेगुलेशन इस फॉलो ही नहीं होता है। इवन उसके अलावा जब मेडिकल प्रोफेशन के भी लोग करते हैं, सो जस्ट कि रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको कवर करने के लिए 99% वायरल इन्फेक्शन और वायरल का सीजन चल रहा है, वो आप प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं और इसके लिए सफिशिएंट एविडेंस है। तो ये नहीं कि एविडेंस अभी जनरेट करने की जरूरत है, हमारे पास एविडेंस है कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, उस पर सिर्फ एक्ट करने की जरूरत है। और जो आपने अभी डेटा शो किया, वह सेल्फ इंडिकेट करता है कि कम्युनिटी लेवल पे है। ये ऐसा नहीं है कि बीमार लोगों को पकड़ पकड़ के सिर्फ जो है उनका ये सैंपल लिया गया है। आप WHO का जो सर्विलेंस रिपोर्ट 2015 से हर साल रिलीज करते हैं, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पे 2015 से उन्होंने जो सर्विलेंस नेटवर्क शुरू किया था, 100 से ज्यादा कंट्री हैं। हाँ, सारी कंट्री नहीं करते, फिर भी 2 करोड़ से ज्यादा सैंपल लेके उनका वो एनालिसिस करके रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में हाल वही है, बट एशिया का स्पेशली जिसमें हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन का जो है हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। 40% से ज्यादा तो उन्होंने हमेशा ही रिपोर्ट किया हुआ है। तो इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल एंटीबायोटिक के लिए अलग से पॉलिसी बननी चाहिए, यूज ही नहीं कर सकते। अवेयरनेस क्रिएट करना एक अलग है, वह तो होता ही रहता है, सारे प्रोग्राम की जड़ में होना चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करें कि जनरल पब्लिक भी सोचे कि वो डिमांड न करे। कई बार उनकी तरफ से डिमांड आता है तो कि हमें एंटीबायोटिक लेना ही है, वो शायद एडवर्टीजमेंट देख के या जैसे भी गूगल आजकल इंफॉर्मेशन का स्रोत हो गया है, उससे देख के डिमांड करते हैं। सो एक वह अवेयरनेस हो गया, बट उससे भी बड़ा है स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लेना, अगर जो है हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं होती है कि आप ऐसे जो है डिस्पेंस कर ही नहीं सकते एंटीबायोटिक का, इस तरीके से मिसयूज नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो घरों में जो हमारे जो डॉक्टर्स बन जाते हैं ना, अपने आप नाते रिश्तेदार, और मैं तो कहूँगा कि बड़े बुजुर्ग भी घर में ना 2-4 एंटीबायोटिक के नाम रटे हुए होते हैं उनको। बच्चों को कुछ भी हो गया तो डॉक्टर बनकर वो एंटीबायोटिक दे देते हैं, और प्यार में और लिहाज में हर कोई इनको ले लेना शुरू हो जाता है। और इस तरह से ये परंपरा चलती रहती है कि फलाना एंटीबायोटिक सही होता है, ये परंपरागत रूप से चलता है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ और इस पर आप क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं, डॉक्टर राय क्यों तवज्जो दे रहे हैं? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब सीधा सीधा सिंपल ये है कि हॉस्पिटल के बाहर भी सुपर बग्स आम लोगों में फैल रहे हैं। पहले क्या होता था कि हॉस्पिटल्स के अंदर ही ये प्रॉब्लम होती थी, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल से वहां पर बेअसर होता था, लेकिन अब कम्युनिटी लेवल पर आपके घरों में हर जगह एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर रही है। ये कम्युनिटी लेवल का स्प्रेड होता है। और मैं बार बार क्यों इस रिपोर्ट को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम, कि ये रिपोर्ट बता रही है कि कार्बापेनिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, जिससे लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स भी फेल हो जाते हैं, लगभग 24%, आप समझ लीजिए हर चौथे मरीज में ये है हमारे देश में। तो लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है डॉक्टर गर्ग? लास्ट रिजॉर्ट किसी भी बीमारी का है ट्रीटमेंट, और अगर ट्रीटमेंट ही फेल हो गया तो कहां जाएगा? मौत अवश्यंभावी है उसके बाद। ये समझ में नहीं आएगा, अगर मैम इसकी गंभीरता समझ में नहीं आएगी तो शायद हम पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। देखिए, 2011 से हमारे पास में नेशनल पॉलिसी है फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका डॉक्यूमेंट 2011 और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से आया था, और जिसमें बेसिकली ये सभी चीजें दी हुई हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर राय ने भी बोला कि स्टडीज भी पब्लिश लगातार होती जा रही है विद रिगार्ड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। परंतु जब तक हमारा इस पॉलिसीज तो सब बहुत अच्छी बनती हैं ऑन पेपर, बहुत अच्छे से हम कहते हैं से नो टू टोबैको, हमारा हाइपरटेंशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ता जा रहा है, हम कह रहे हैं कि तली हुई चीजें नहीं खानी, ये नहीं खानी। परंतु कहने का मतलब ये है, पॉलिसी का होना और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना, ये दो एक अलग चीजें हैं।
पॉलिसी बन गई, उसके बाद में हमने उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, यानी कि हमने उस एक्शन प्लान के मुताबिक देखा कि नहीं कि हमारे पास में लगातार सर्वेलेंस के द्वारा हमारे देश के किन किन हिस्सों में जी किस प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। और अब हम कार्बापेनेपिन की बात कर रहे हैं, परंतु आप ओवरऑल देखेंगे कि अल्टीमेटली इसके बहुत सारे हिस्से हैं, जिसमें कि बेसिकली हमारी और केवल जागरूकता ही नहीं काम करेगी, परंतु CDSCO और हमारी जो जितनी भी अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या हमारी फार्मेसी शॉप्स का लगातार इंस्पेक्शन होता है कि ओवर द काउंटर उसको पेशेंट को एंटीबायोटिक ना मिले। उनका एक टाई अप होता है फार्मेसीज का कई बार डॉक्टर्स के साथ, वो कहते हैं अच्छा हम तो आपको एंटीबायोटिक दे देंगे परंतु उससे लिखवा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिसी का ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना, लोगों में जागरूकता भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए कि अब आप देखिए पहले इस बीमारी से 2 दिन भर्ती होते थे, अब आप 15 से 20 दिन भर्ती होते हैं। खर्चा आपका लाखों में, अगर आप ICU में एडमिटेड हैं 10 से 15 दिन तो करीब 5 से 8 लाख रुपए का खर्चा होना बहुत बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली मैम। और मैम सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी मैम बिल्कुल आपने सही बोला। और आसान भाषा में अगर किसी को इस बात को समझना है, डॉक्टर मेहरोत्रा आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, मेहरोत्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसान भाषा में अगर आपको समझना है ना, देखिए जो रूटीन सर्जरीज हैं आपकी, आप प्रसूता, सिसेरियन, हिप रिप्लेसमेंट, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, इनमें मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब हुआ सिंपल छोटी छोटी बीमारियों से लोग जानलेवा मौत की स्थिति में पहुंच जाएंगे। कैंसर, कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो छोड़ दीजिए, वो इस तरह के प्रोसीजर तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाएंगे जब इन्फेक्शन ही कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये खतरनाक है। और भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि एंटीबायोटिक ओवरयूज ज्यादातर भारत में हो रहा है, एनिमल एग्रीकल्चर प्लस ह्यूमन मिसयूज दोनों हो रहा है, इसलिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर कोई नया एंटीबायोटिक्स भी आया इंडिया में तो वो तुरंत रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चेन बनेगी। डॉक्टर मेहरोत्रा, पॉलिसी लेवल पर अब कितना बड़ा इंटरवेंशन चाहिए सर? सबसे बड़ा सर, सबसे बड़ा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स है, 45 अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक के साथ मर्ज है, तो टोटली आर्काइक रूल्स हैं। वी आर कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम बना रहे हैं अमेरिका तक कंट्रीज के लिए। वो हमारे रूल रेगुलेशन में विश्वास नहीं करते, उनके अपने इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो चेक करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, तभी दवा यहाँ से जाती है। वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर दैट काइंड ऑफ ड्रग्स, बट आवर रेगुलेशंस आर नॉट देयर, स्पिरिट इन रेगुलेशंस इज नॉट देयर। इतने आर्काइक रूल्स हैं। अब जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो ड्रग्स हैं वो कंकरेंट सब्जेक्ट में आती है। तो अभी मैं बात करनी थी, रेगुलेशन बनाती है सेंटर, इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट, तो आपस में कोई सिनर्जी नहीं है। कुछ स्टेट में अच्छा है, कुछ में नहीं है। एक बार डाटा पढ़ रहा था, CDSCO का जिक्र हो रहा था कि हमारे 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2,000 इंस्पेक्टर हैं सबको मिला के। बात एक रेगुलेशंस की है, बात दूसरी हमारा एनवायरनमेंट की है, हाउ कंप्लायंट वी आर और हाउ अवेयर वी आर ऑफ द हेल्थ। हर कोई जो आदमी है जाता है, उसको एंटीबायोटिक दवा मिल जाती है। गाँव में महाल देखिए क्या है। जी सर, एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए अगर हम इसको सम अप करें आज की चर्चा को, तो अगर अभी नहीं रोका गया इसे, तो डेटा यही बता रहा है कि 2050 तक भारत में AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से होने वाली डेथ्स हार्ट डिजीज और कैंसर से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और आप यकीन मान के चलिए इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतेगा एक आम आदमी, मिडिल क्लास पेशेंट, क्योंकि एक्सपेंसिव और नई एंटीबायोटिक तो अमीर लोग अफोर्ड कर लेंगे, वो विदेश में जाकर अपना इलाज अफोर्ड कर लेंगे। एक आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, डॉक्टर से भी विनती है कि प्लीज़ बात बात पर एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको प्रिस्क्राइब करना बंद कीजिए। और घरों में हर किसी से हाथ जोड़कर विनती है कि बात बात पर एंटीबायोटिक लेना बंद कीजिए, बिना डॉक्टरी सलाह के बंद कीजिए, ओवर द काउंटर जाकर लाना बंद कीजिए। और अगर खा भी रहे हैं तो प्लीज़ कोर्स को पूरा कम से कम कीजिए। ये बुनियादी बातें ध्यान रखिए। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीता गर्ग, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राय, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहरोत्रा, आज आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई सर, नेटवर्क का इशू रहा, लेकिन आपके अमूल्य सुझाव हमें लगातार मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, नमस्कार।